हाँ जी। अभी तक हमने जो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म है उसके अंदर कौन कौन सी एडजस्टमेंट कर ली, 1 कर ली, 2 कर ली, 3 कर ली, है ना। 1 कौन सी थी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। 2 कौन सी थी, रिजर्व्स। 3 कौन सी थी, गुडविल। आज हम चौथी एडजस्टमेंट करने जा रहे हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की, जो तीनों चैप्टर्स, चेंज इन पीएसआर, रिटायरमेंट, डेथ और एडमिशन, तीनों में बिल्कुल साइमल्टेनियसली अप्लाई होगी। तो इसके अंदर कुछ भी चेंज है नहीं। तो चौथी एडजस्टमेंट का नाम है दैट इज रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। लास्ट क्लास के अंदर मैंने इसका थोड़ा सा सार बताया था कि जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होती है तो आपको अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यू जरूर कराना होता है, क्योंकि इनमें छुपे होते हैं कुछ ना कुछ प्रॉफिट या कुछ ना कुछ लॉसेस जो आपको अभी नहीं दिख रहे, लेकिन जब भी ये एसेट्स बिकेंगी या लायबिलिटीज को जब हम पे करेंगे तब आपको दिखेंगे। ठीक है, तब वो लॉस अराइज होगा या प्रॉफिट अराइज होगा। तो इससे बेटर है हम उसको आज ही अच्छे से वैल्यू कर लें कि किसी भी पार्टनर को घाटा ना हो या किसी भी पार्टनर को ज्यादा प्रॉफिट ना मिले। तो रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड री असेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज में हम करने क्या वाले हैं, हम अपनी एक तरफ एसेट्स को उठाने वाले हैं, दूसरी तरफ लायबिलिटीज को। तो एक एक करके हम अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज को उठाते हैं और उनकी वैल्यूज को चेक करते हैं कि भाई जो वैल्यूज हमने अपनी बैलेंस शीट में लिखी हुई हैं, बैलेंस शीट वैल्यूज, क्या एक्चुअल में आज भी हमारी बैलेंस शीट की वैल्यूज और एक्चुअल वैल्यूज, ठीक है, मतलब कह सकते हैं मार्केट वैल्यूज वही है। ठीक है, जिसको हम बोलेंगे रिवाइज वैल्यू। लाइबिलिटीज के साथ भी यही होता है कि बैलेंस शीट की वैल्यू क्या आ रही है और अगर हम उसे आज वैल्यू कर रहे हैं तो उसकी रिवाइज वैल्यू क्या आ रही है। तो जरा छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। बैलेंस शीट के अंदर किसी एसेट की वैल्यू 10 लाख है, लेकिन आज हम हमने हमने उसको वैल्यू करवाया तो उसकी वैल्यू आई 12 लाख। तो ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है 2 लाख रुपए का प्रॉफिट, राइट। अगर बैलेंस शीट में कोई आइटम है 2 लाख रुपए की और उसकी आज की डेट में जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1.5 लाख रुपए, तो ये क्या इंडिकेट करता है, 50,000 का लॉस। और जब हम नेट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1.5 लाख का प्रॉफिट आ जाएगा, है ना भाई। सिमिलरली एक मेरा क्रेडिटर था जो बैलेंस शीट में जिसकी वैल्यू आ रही है 1 लाख, लेकिन जब हमने उसको कॉल करा उसके इंटरेस्ट वगैरह को कैलकुलेट करा तो वो कहता है आपको 1.5 लाख देना पड़ेगा। या कुछ ऐसी लाइबिलिटी थी जो हमने रिकॉर्ड नहीं कर रखी थी, टेलीफोन के बिल हो गए, बिजली के बिल हो गए, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इस केस में 50,000 का हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। फिर हमने एक और लाइबिलिटी थी, XYZ अदर लाइबिलिटीज, ठीक है, अदर मान लेते हैं। वो 20,000 की लाइबिलिटी थी। अब हमने इसको कुछ भी नहीं देना, पे ही नहीं करना, तो हमें 20,000 का क्या हो गया, फायदा हो गया, प्रॉफिट। लेकिन ओवरऑल हमें क्या दिखा यहाँ पे, 50,000 का नुकसान, 20,000 का प्रॉफिट, तो 30,000 का लॉस आ रहा है। तो एसेट्स ने दिया 1.5 लाख का प्रॉफिट और लाइबिलिटी ने दिया 30,000 का लॉस। तो एक्चुअल में जब हमने एसेट्स और लाइबिलिटीज को रीवैल्यू करा तो हमारे पास रीवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना आ गया, 1.5 लाख का एसेट से प्रॉफिट आया और 30,000 का लाइबिलिटी से नुकसान हुआ। तो हमें नेट जो प्रॉफिट आया दैट इज 1,20,000। अब इसका हम क्या करने वाले हैं, इसको हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। सर ऐसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दें, एसेट्स को बेच रहे हो क्या या लाइबिलिटी को पे कर रहे हो क्या, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं कर रहे। हम एसेट्स और लाइबिलिटी को रिवाइज वैल्यू पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो जब एसेट्स को रिवाइज वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे और एसेट्स की वैल्यू बढ़ के आएगी तो वो क्या होगा, वो प्रॉफिट इंडिकेट करेगी। तो अगर आप एसेट्स को इंक्रीज करोगे तो कहीं ना कहीं उसका इंपैक्ट, दूसरा इंपैक्ट कहां पर आएगा, कैपिटल, प्रॉफिट बन के कैपिटल भी बढ़ेगी। और जब लाइबिलिटीज की वजह से जो 30,000 का नुकसान आ रहा है, लाइबिलिटीज बढ़ेंगी तो नुकसान है, तो उसका इंपैक्ट क्या आएगा, कैपिटल को उतनी वैल्यू से घटा देंगे। तो ओवरऑल हम क्या करने वाले हैं, 1,20,000 का हमारा प्रॉफिट आ रहा है, तो ये प्रॉफिट को हम ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देते हैं, ओल्ड पीएसआर में। पहली चीज। दूसरा, सेकंड पॉइंट, रिकॉर्ड रिवाइज वैल्यूज। और हम रिवाइज वैल्यूज को बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर देते हैं। बस इतना ही करना है। जो भी प्रॉफिट और लॉस आए उसको बांट दो और रिवाइज वैल्यूज को आप रिकॉर्ड कर लो। तो इसके लिए हमने एक नया अकाउंट बनाना है जिसका नाम है रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, इसका दूसरा नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ये अकाउंट आपको बनाना है।
ठीक है, रीवैल्यूएशन का जो भी काम होगा वो इसी अकाउंट से होगा। अब देखिए इसका फॉर्मेट कैसा होता है दिखने में, बिल्कुल नॉर्मल लेजर की तरह होता है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है वैसे ये बनता है। आप सबको बचपन से बताया कि हमारी क्रेडिट साइड, इनका प्रॉफिट वाली साइड कौन सी होती है, क्रेडिट साइड। हाँ जी, तो क्रेडिट साइड जो है वो प्रॉफिट वाली साइड होती है, और डेबिट साइड कौन सी होती है, लॉस वाली, एक्सपेंसेस वाली। तो यहाँ पे पर्टिकुलर्स आ गया। तो जब भी आपको प्रॉफिट दिख रहा है तो इसका मतलब वो क्रेडिट साइड पे आने वाला है वो प्रॉफिट। पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। हाँ जी, तो अब देखिए यहाँ पर मेरे पास जब भी मेरी एसेट्स की वैल्यूज बढ़ती है, ठीक है, दैट इज प्रॉफिट। तो यहाँ पे आता है एसेट्स, बाय एसेट्स, दिस शोज इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। ठीक है, और जब भी मेरी एसेट्स की वैल्यू घटती है तो वो यहाँ पर आ जाता है डेबिट साइड पे, टू एसेट्स, विच शोज डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। डिक्रीज इन मतलब मेरी जो एग्जिस्टिंग एसेट्स है उनकी वैल्यू या तो ज्यादा है या फिर कम है, मैं बढ़ा रहा हूँ या फिर कम कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, बाय लाइबिलिटीज, which shows decrease in value of liabilities, decrease in value of liabilities। लाइबिलिटीज की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो फायदा है, और यहां आ जाएगा टू लाइबिलिटीज, दैट शोज इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज, जो नुकसान है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं, टू एक्सपेंसेस ऑफ रीवैल्यूएशन, आपने जिससे रीवैल्यूएशन कराया है उसको पैसा पे करा है, तो उसका खर्चा वो यहां आ जाएगा। ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा। और इसके अलावा आपको लगता है कोई भी अनरिकॉर्डेड चीजें हैं, अगर अनरिकॉर्डेड एसेट है या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, वो यहाँ पर आ जाती है। तो ओवरऑल हमें यहाँ पर क्या मिलता है, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस। इफ क्रेडिट साइड इज मोर इट विल शो रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। ठीक है, और ये बढ़ जाता है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। एंड इफ डेबिट साइड इज मोर इट शोज रीवैल्यूएशन लॉस, रीवैल्यूएशन लॉस। ये भी कैसे बढ़ जाता है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो दोनों साइड्स हमारी इक्वल आ जाती हैं। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। अभी ये तो हमने बनाया रीवैल्यूएशन अकाउंट, जिसका नाम क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्या है, जो प्रॉफिट और लॉसेस जो हैं हमारे आ रहे हैं एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू से रिलेटेड, वो हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन ये तो हमने बनाया अकाउंट, सबसे पहले हमें इसकी जर्नल एंट्री सीखनी होती है। मैंने आपको अकाउंट बनाना इसलिए सिखाया क्योंकि जनरली क्वेश्चन में अकाउंट बनाना आता है, लेकिन जब क्वेश्चन थोड़ा सा भी डिफिकल्ट बनाना हो या थोड़ा सा ट्रिकी बनाना हो तो वो आपको जर्नल एंट्रीज दे देंगे। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है जर्नल एंट्रीज डिफिकल्ट है, इसका मतलब ये आपको जर्नल एंट्रीज भी आनी चाहिए, इट इज इजी। देखिए, सबसे पहली चीज, फॉर रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, अगर आप कभी भी एसेट्स को रीवैल्यू करेंगे तो उसके लिए आपकी एंट्रीज क्या होंगी, ए एंट्री, दैट इज इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, उसकी एंट्रीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और हम इसके लिए ये भी लिखते हैं अनरिकॉर्डेड एसेट्स, कुछ अनरिकॉर्डेड एसेट्स हैं उसके लिए भी आप ये एंट्री कर सकते हैं। अब जर्नल एंट्री क्या होगी, जर्नल एंट्री विल बी एसेट्स अकाउंट डेबिट, जब भी एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी एसेट्स अकाउंट डेबिट, जिस भी एसेट की वैल्यू बढ़ रही है। और क्रेडिट क्या हो जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि ये प्रॉफिट की आइटम है तो ये रीवैल्यूएशन में क्रेडिट जाएगी। रीवैल्यूएशन को हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के नाम से भी जानते हैं, ये 1 मार्क का क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम्स में पहले। डिक्रीज इन वैल्यू, अगर किसी एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो गई है मतलब डेप्रीशिएट हो गई है, कोई भी एसेट है, इन दैट केस रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, ये डेबिट हो जाएगा टू एसेट्स अकाउंट। तो इस तरीके से एसेट्स का रीवैल्यूएशन हमने कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट सबसे आसान टॉपिक यही है, सेकंड,
रीवैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटीज, सेकेंड पार्ट है हमारा रीवैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटीज। तो ये पार्ट डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। अगर लायबिलिटीज की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो लायबिलिटीज की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, इन दैट केस लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट, उतनी लायबिलिटीज अब हमें पे आगे करनी ही नहीं है टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। थर्ड बी पार्ट, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। और कई बार होता है कोई लायबिलिटी हमने रिकॉर्ड नहीं कर रखी होती, उसको बोलते हैं अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। इन दैट केस एंट्री विल बी revaluation account debit to liabilities account, और unrecorded liability। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों को रिवैल्यू कर लिया। अब इसकी थर्ड एंट्री क्या होगी? अब आप देखेंगे ओवरऑल आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो उसके बाद रीवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस निकल जाता है, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस। इफ क्रेडिट साइड इज मोर दैट इज प्रॉफिट, और अगर डेबिट साइड ज्यादा है तो लॉस। तो रीवैल्यूएशन अगर प्रॉफिट निकल रहा है तो इन दैट केस डिस्ट्रीब्यूट इन ओल्ड रेशियो, डिस्ट्रीब्यूट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। ये हमने प्रॉफिट बांट दिया, जो भी प्रॉफिट हुआ किस रेशियो में बांटा? ओल्ड रेशियो में, क्योंकि पुरानी एसेट्स थी पुरानी लायबिलिटी थी, दोनों ही चीजें पुरानी है। तो इससे अगर कोई भी प्रॉफिट इमर्ज हो रहा है या लॉस अकर हो रहा है, तो वो क्या होगा? वो उसी पुराने पार्टनर से पुराने रेशियो में बांटा जाएगा, क्योंकि उनका राइट बनता है उस पर। और अगर रीवैल्यूएशन लॉस होता है तो सिमिलरली रीवैल्यूएशन लॉस भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सेम। और इसकी एंट्री क्या होगी? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। आप लोगों को तो पता ही है करंट अकाउंट कब यूज करते हैं? जब कैपिटल फिक्स होती है, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, तो रीवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस भी बढ़ गया, सब कुछ खत्म। इसके बाद एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, दैट इज बैलेंस शीट प्रिपरेशन। फोर्थ, प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट आफ्टर रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन के बाद जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो शो रिवाइज वैल्यूज, रिवाइज मतलब न्यू वैल्यूज इन बैलेंस शीट। आप बैलेंस शीट के अंदर रिवाइज वैल्यूज शो करेंगे, नई वाली वैल्यूज, पुरानी वैल्यूज नहीं शो करेंगे। अगर आप पुरानी वैल्यूज शो करते तो फिर प्रॉफिट और लॉस कैसे हुआ? फिर तो वो हो ही नहीं सकता। जब तक आप अपनी फिगर्स को अपडेट नहीं करोगे, वो प्रॉफिट और लॉस कभी भी रिकॉग्नाइज ही नहीं हो पाएगा। एसेट्स बढ़ी तो प्रॉफिट आया, या कम हुई तो लॉस आया। अगर आप बढ़ाओगे नहीं, कम नहीं करोगे, तो ना प्रॉफिट आएगा ना लॉस आएगा। तो ये बोथ वेज चलता है। ठीक है, इफ एसेट विल इंक्रीज देन यू कैन डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट, इफ यू विल नॉट शो द रिवाइज वैल्यूज यू कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट है तो आप एक बार पूछ लो, फिर हम आगे चलते। देखिए, अभी तक आपने हर बार कोई भी ट्रीटमेंट करा है तो उसमें कोई ना कोई एक्सेप्शन जरूर आया है, तो यहां पर मैं आपको एक्सेप्शन बताने वाला हूं। एक्सेप्शन, आपने रीवैल्यूएशन करवाया, ठीक है, रीवैल्यूएशन पे प्रॉफिट भी हुआ या फिर वहां से लॉस आया, लेकिन रीवैल्यूएशन के बाद हम क्या करते हैं? न्यू वैल्यूज को बैलेंस शीट में लिखते हैं। लेकिन क्वेश्चन ने मना कर दिया, उसने कहा भाई ओल्ड वैल्यूज शो करो। तो आप इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? मेरा आपसे क्वेश्चन है, आपका दिल क्या कहता है? रीवैल्यूएशन हो रहा है,
प्रॉफिट भी हो रहा है, लॉस भी हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन ने कहा आप ओल्ड वैल्यूज को दिखाओ, न्यू वैल्यूज को नहीं दिखाना। तो क्या आप प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो? आंसर इज नो। जब आप अपडेट नहीं कर रहे वैल्यूज को, तो आप प्रॉफिट और लॉस कहां से दिखाओगे? आप रिकॉर्ड्स के अंदर कैसे दिखाओगे प्रॉफिट और लॉस कहां से आया? इट इज नॉट पॉसिबल। तो इस एक्सेप्शन को हम क्या बोलते हैं? इस एक्सेप्शन को बोलते हैं हम व्हेन क्वेश्चन आस्क टू कीप ओल्ड वैल्यूज इन द बुक्स। वैल्यूज चेंज हो चुकी हैं, लेकिन हम उसको रिकॉर्ड ही नहीं करना चाह रहे। तो इस केस में वही ट्रीटमेंट होता है जैसे रिजर्व्स हैं, लेकिन हम उसे बांट नहीं रहे। तो उसकी एंट्री क्या होती है? उसकी एंट्री क्या होती है? रिकॉर्ड ओल्ड वैल्यूज। ओल्ड वैल्यूज तो यहां शो करेंगे करेंगे फॉर रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। अगर आपका रीवैल्यूएशन प्रॉफिट है तो उसकी आप एक जर्नल एंट्री अलग पास करेंगे, और अगर रीवैल्यूएशन लॉस है तो उसकी एंट्री अलग पास होगी। ठीक है? और एंट्री क्या होगी ये आपको पता ही है, मैं एक बार रिकॉल करवा रहा हूं। प्रॉफिट अगर ना बांटा जाए तो उसकी एंट्री क्या कर देते हैं हम? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। क्योंकि आज नहीं बांटा जा रहा, आगे जब भी होगा तो किसी को फायदा होगा, किसी को नुकसान होगा, तो हम उसकी एडजस्टमेंट आज ही कर देंगे। और अगर रीवैल्यूएशन लॉस है तो उसकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या हो जाएगी? सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसे रिजर्व्स के केस में होता है। रिजर्व्स को हम क्या करते थे? बांट देते थे। लेकिन नहीं बांटते तो एंट्री क्या करते थे? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। और अगर नेट रिजर्व्स की जगह नेट लॉसेज होते थे तो उसकी एंट्री क्या होती थी? सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। इस पे कोई डाउट तो पूछ लो। इस केस में यहां पर क्या होता है? ओल्ड वैल्यूज ही हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं, न्यू वैल्यूज नहीं दिखाते। अब कई स्टूडेंट पूछते हैं सर अगर रीवैल्यूएशन की ओल्ड वैल्यूज ही दिखानी है तो फिर हम क्या करने वाले हैं? बेटा इस केस में डू नॉट प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, डू नॉट मेक रीवैल्यूएशन अकाउंट। आपने इस केस में रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना ही नहीं है, क्योंकि रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे तो एसेट्स बढ़ेंगी कम होंगी, तो रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा वैल्यूज को। इंस्टेड इंस्टेड मेक, आपने इसकी जगह एक नया अकाउंट बनाना है जिसका नाम है मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट। मतलब नाम चेंज कर दिया हमने। हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट जो लेजर है, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट है, वो तो बनाया ही नहीं, हमने एक वर्किंग नोट बना दिया। ठीक है? इट इज अ वर्किंग नोट। ये एक तरह का वर्किंग नोट होता है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है आपको ये बताना कि प्रॉफिट कितना हो रहा है और लॉस कितना हो रहा है, ताकि आप ये एडजस्टमेंट एंट्री कर पाओ। नहीं तो प्रॉफिट और लॉस पता ही नहीं चल पाएगा। कई बच्चे कहते हैं सर रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लो। उसमें क्या जाता है? रीवैल्यूएशन अकाउंट ही तो बना रहे हैं, लेकिन उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट नहीं बनाएंगे, इसलिए क्या लिख दिया? मेमोरेंडम। ठीक है? तो एक तरह का ये अकाउंट वही रहेगा, बनेगा भी वैसे ही, लेकिन मेमोरेंडम होगा। इट विल बी नॉट अ पार्ट ऑफ लेजर। रीवैल्यूएशन अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ लेजर। अगर रीवैल्यूएशन अकाउंट बन रहा है इसका मतलब न्यू वैल्यूज आएंगी। ठीक है? अगर मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट बन रहा है इसका मतलब न्यू वैल्यूज नहीं आएंगी। इस पे कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर आगे चलते हैं। अब चलो एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। उसमें मैं आपको न्यू वैल्यूज रिकॉर्ड करते हैं तो भी सिखाऊंगा, और न्यू वैल्यूज रिकॉर्ड नहीं करते तो क्या होता है वो भी बताने वाला हूँ। ठीक है? हाँ जी। देखिए छोटा सा क्वेश्चन है। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 10 से 12 लाख हो गई। ठीक है? साथ साथ लिख भी सकते हैं हम इसमें प्रॉफिट आ रहा है, लॉस आ रहा है। दैट इज वेरी इजी। तो यहाँ पे 2 लाख का प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है? पॉजिटिव। यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 8 लाख से 9.5 लाख हुई है, तो 1.5 लाख का प्रॉफिट है, ये भी प्लस की आइटम है। स्टॉक जो है 1 लाख से 1,25,000 हो, ये भी प्लस की आइटम है। क्रेडिटर्स 2 लाख से 2,10,000 हुए हैं, तो इसका मतलब 10,000 का नुकसान हुआ है। प्रीपेड एक्सपेंस जो एसेट होते हैं वो 25,000 से जीरो हो गए हैं, तो इसका मतलब ये भी हमारा नुकसान है। तो रीवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस तो हमारा ऐसे भी निकल आया। लेकिन अब हमने इसको क्वेश्चन में कैसे करना है? रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाना है? और क्यों बन रहा है? क्योंकि यहाँ पे रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है। ओल्ड रेशियो था 2:1, न्यू रेशियो है 5:3:2। तो लेट्स मेक रीवैल्यूएशन अकाउंट।